सोचने की बात है। एक जंग जो हजारों मील दूर लड़ी जा रही है, उसकी आग हमारे घरों तक, हमारी जेबों तक कैसे पहुंच रही है। चलें समझते हैं कि मशरक़ वुस्ता में छिड़ने वाला एक तनाज़ा दुनिया भर में और ख़ास तौर पर भारत में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे उलट-पुलट कर रहा है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका तो सीधा किचन को लगा है। भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई है। यानी जो सिलेंडर पहले 850 रुपए का मिलता था, अब वो 900 रुपए से भी महंगा हो गया है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत तो 115 रुपए से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और तो और कई शहरों में तो उनकी सप्लाई ही बंद हो गई है। अब इसका नतीजा क्या निकला? बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है। हवाई सफ़र भी महंगा हो गया है। एयरलाइंस ने हर टिकट पर सीधा 400 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। हालत इतनी बिगड़ गई कि हुकूमत को एलपीजी सप्लाई को काबू में रखने के लिए इमरजेंसी कमोडिटीज़ एक्ट का सहारा लेना पड़ा। तो पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये बहरान हमारे किचन तक पहुंचा कैसे? हमने ये सारे असरात तो देख लिए, लेकिन ये सब अचानक क्यों हो रहा है? आखिर माजरा क्या है? बिल्कुल, इस सारी माशी गड़बड़ की असल वजह क्या है? ये जो कुछ हो रहा है, ये तो सिर्फ असरात हैं। इसकी जड़ कहाँ है? और ये जड़ हमें ले जाती है दुनिया की बंद शहर रग तक। जी हाँ, इस बहरान का मरकज़ एक ऐसी जगह है जो आलमी तजारत के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है, और अब इसी लाइफलाइन में रुकावट आ गई है। इस जगह का नाम है आबनाए हरमुज़। ये खलीज फारस को खुले समुंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही तंग सा रास्ता है। इसे दुनिया का सबसे अहम ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां से दुनिया की तवानाई की सप्लाई गुजरती है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो समझें पूरी आलमी मईशत का गला घुट सकता है। अच्छा, अब जरा सोचें कि ये रास्ता इतना अहम क्यों है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। पूरी दुनिया का। आलमी एलएनजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बेशुमार कार्गो जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। तो ये वाकई में आलमी तिजारत की शहरग है। और हुआ ये है कि हालिया तनाज़े में ईरान ने इस आबनाई को तकरीबन बंद कर दिया है। इतलात यही हैं कि वहाँ समंदरी माइंस बिछा दी गई हैं, जिसकी वजह से जहाज़ों का आना जाना तकरीबन रुक गया है। और यही वो रुकावट है जिसका असर आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ठीक है, तो ये एक आलमी मसला है, लेकिन सवाल ये है कि भारत पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है? वजह है भारत का शदीद इन्हिसार। आइए देखते हैं कि इस बहरान की सबसे ज़्यादा मार भारत पर ही क्यों पड़ रही है। देखें, चीन के बाद भारत ही इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। चीन के लिए तो ये रास्ता किसी न किसी तरह खुला हुआ है, मगर भारत के लिए इसमें शदीद रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही हो रहा है। अब ज़रा इन नंबर्स को देखें तो अंदाज़ा होगा कि भारत की पोजीशन कितनी नाजुक है। हमारा 50% से ज़्यादा खाम तेल, 50 से 55% एलएनजी, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात 90% एलपीजी यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस इसी रास्ते से आती है। अब समझ आया कि एलपीजी का बहरान इतना शदीद क्यों है। यही नहीं, 1/3 से ज़्यादा खादें भी वहीं से आती हैं। और मामला सिर्फ तेल और गैस पर ही नहीं रुकता। भारत की 20 अरब डॉलर की ज़रूरी बरामदात जैसे चावल और प्याज जो खलीजी ममालिक को जाती हैं, वो भी खतरे में पड़ गई हैं। और एक और हैरानकुन बात, हमारा 30% से ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक जो मगरिब की तरफ जाता है, वो भी इसी आबना के नीचे से गुजरने वाली केबल्स के जरिए जाता है। भारत की सूरत हाल तो हमने समझ ली, लेकिन अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये बहरान कैसे एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट पैदा कर रहा है। क्योंकि ये मसला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एक आलमी बहरान है जो एक के बाद एक इंडस्ट्री को गिरा रहा है। हो ये रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कतर, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज और एलएनजी प्लांट्स हैं, वो बंद हो गए हैं। अब जाहिर है जब तवानाई का सरचश्मा ही बंद हो जाए तो पूरी दुनिया तो मुतासिर होगी ही। और यहाँ से एक ऐसी जंजीर शुरू होती है जिसका अक्सर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। देखें, जब तेल और गैस की रिफाइनिंग रुकती है तो उसके साथ बनने वाला सल्फर भी गायब हो जाता है, और ये दुनिया की 92% सल्फर सप्लाई है। सल्फर नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता, और सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर कॉपर और कोबाल्ट जैसी अहम धातें ज़मीन से नहीं निकाली जा सकती।
اب اگر یہ دھاتیں ہی نہ ہوں تو پھر الیکٹرک گاڑیاں، اے سیز اور یہاں تک کہ ہمارے فونز اور کمپیوٹرز میں لگی ڈیٹا چپس سب کی پروڈکشن رک جاتی ہے۔ اور یہ اثر صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، اس کا سیدھا تعلق ہماری خوراک سے بھی ہے۔ قدرتی گیس نائٹروجن کھادیں بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہی وہ کھادیں ہیں جو دنیا کی آدھی آبادی کا پیٹ بھرتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک توانائی کا بحران اب بہت آسانی سے خوراک کے بحران میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے اس پورے بحران کو سمجھ لیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے۔ چلیں 2 ممکنہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا، بہترین سینیریو۔ فرض کریں کہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے، تب بھی جہاز رانی کے راستے کھولنے میں کئی ہفتے لگیں گے اور حالات کو نارمل ہونے میں کم از کم 2 سے 3 مہینے۔ اور دوسرا، بدترین سینیریو، کہ جنگ جلتی رہے۔ اس صورت میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل سے اوپر ہی رہے گی، عالمی معیشت کی رفتار بہت سست ہو جائے گی، چھوٹے ملکوں میں شدید معاشی بحران آئے گا اور بڑے ملکوں میں بھی لوگوں کی نوکریاں جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کی اصل قیمت لیڈر نہیں چکاتے، بلکہ وہ کروڑوں عام لوگ ادا کرتے ہیں جن کا اس جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ بات اس بحران پر بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ ایک جنگ جو بہت دور کہیں شروع ہوئی تھی، آج ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ اب صرف ٹی وی یا انٹرنیٹ پر دیکھی جانے والی خبر نہیں رہی، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اثر ہم سب پر پڑ رہا ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر میں اس کی اصل قیمت کون ادا کرے گا؟